अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा सुल्तान और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डेंटल इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे। दांतों की सेहत के हवाले से आज हम बात करेंगे। मुंह की सफाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दांतों की सेहत को किस तरह से बरकरार रखा जाता है, और साथ ही बात करेंगे ओरल कैंसर के हवाले से भी कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है डॉक्टर सना नजमुल हमारे साथ हैं, डेंटिस्ट हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो दांतों की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। बताइएगा दांतों की हिफाजत और सेहत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर साथ किस तरह से सेहतमंद रखा जा सकता है दांतों को? देखिए, दांत जो हैं बेसिकली मुंह के अंदर होते हैं और मुंह जो है वो पहला पार्ट है आपकी बॉडी में एंटर होने वाला। ठीक है, तो हर अच्छी चीज़, हर बुरी चीज़ यहीं से आती है। अच्छा, अगर हम बात करने की भी हवाले से बात करें तो हर अच्छी बात, हर बुरी बात भी हम यहीं से ही बोल रहे होते हैं। इसी तरह हमारे अगर खाने पीने में कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो नुकसान दे रही है, तो सबसे पहले जो नुकसान देगी आपकी बॉडी को बाद में नुकसान दे रही होती है, लेकिन सबसे पहले आपके मुंह को नुकसान दे रही होती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम्स में और डिफरेंट प्रोग्राम्स में एक बात बोलती हूँ कि हम किसी भी घर में दाखिल हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्रेंस को ज़रूर देखते हैं। अगर तो उसकी एंट्रेंस अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, साफ़ सुथरी नहीं है, खूबसूरत तो खैर वो बात की बात है, लेकिन अगर साफ़ सुथरी नहीं है तो शायद वहाँ हम जाते हुए बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव फील नहीं करते। और वैसे अगर आप देखें किसी ऐसे घर को कि जहाँ की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, साफ़ है, क्लीन है, तो आपको खुद भी ऐसा अंदाज़ा होता है कि अंदर रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह हमारी जो सेहत है उसमें जो सबसे पहला रोल है वो आपके मुंह का है। अगर आपका मुंह ही साफ नहीं है तो उसका मतलब आपकी इंटरनल हेल्थ भी कोई अच्छी मेंटेन नहीं हो सकती। हम खाना यहाँ से खाते हैं, हम पानी यहाँ से पीते हैं, हम बात यहाँ से करते हैं। अब उसमें आ जाती है कि आप किस तरीके से उसकी हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। खाना खाना, डाइट को मेंटेन रखना, इट्स समथिंग डिफरेंट। कि आप जो चीज़ भी आपकी डाइट के अंदर शामिल है, आप जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें मीठा कितना है, मीठा कितना कम है, ज़्यादा है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो है आपकी सफाई कितनी है वो एक अलग डिस्कशन है कि आप उसको कितना साफ रखते हैं। अब सफाई के लिए ज़रूरी है कि आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, वो तो आपको हर कोई बताता है, लेकिन साथ साथ क्या है कि 2 दफ़ा ब्रश भी किस तरीके से करें वो भी एक तरीका है। उसके अलावा आप दिन में कितनी दफ़ा जो है रिंस कर सकते हैं अपने माउथ को। आपके मुंह में अगर आपने कुछ मीठा खा लिया है तो मीठा खाने के फ़ौरन बाद आपको क्या करना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को अभी तक हम इतनी अवेयरनेस, या आपके प्रोग्राम्स में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में लोगों को अवेयर करते हैं, बट स्टिल लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस भी नहीं है, शायद वो इम्पोर्टेंस देते भी नहीं है। फिर आ जाती दांतों की खूबसूरती। तो क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया आप घर जाते हैं तो सफाई देखते हैं, इसी तरह जब हम किसी से मिलते हैं अगर वो हमसे बहुत उखड़े हुए अंदाज में मिलता है और उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में बहुत बैड इंप्रेशन लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर वही इंसान बहुत अच्छे से मुस्कुरा के आपसे मिलेगा, अच्छे से बात करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा इंप्रेशन आपके माइंड में रह जाता है। तो मैं इसलिए लोगों को बोलती हूँ कि भाई मुस्कुराया करें, मुस्कुरा के मिला करें। जब आई वॉज स्टडिंग इन माई स्कूल एंड कॉलेज तो मेरी मॉम कहती थी कि जब भी स्कूल जाया करो सुबह तो मुस्कुरा के जाया करो। अभी तो इतना बुरा समझते हैं लोग, ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो तो लोग कुछ गलत इंप्रेशन ले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मुस्कुराना जो है एक सदका है और आपको चाहिए कि आप अच्छी तरीके से स्माइल के साथ अपने डे का स्टार्ट करें। उससे मैंने देखा है अगर आप सुबह सुबह ही कोई बात ऐसी चिड़चिड़ी कर देते हैं या कोई भी ऐसी बात नेगेटिव कर देते हैं तो पूरा दिन आपका बहुत नेगेटिव गुजर रहा होता है। ऐसा ही है। अब स्माइल तो अच्छी कर ले, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करेगा वो डेंटिस्ट का काम है। वो हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी स्माइल को ब्यूटीफुल बनाना है, खूबसूरत बनाना है, इम्प्रेसिव बनाना है। आपने देखा होगा आप लोग भी जैसे टीवी में बात करते हैं तो यूजुअली आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे सबसे पहले जो चीज़ जा रही होती है वो आपकी स्माइल जाती है, फिर आपके दांत नजर आ रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस हमारे सारे एक्सप्रेशंस जाते हैं। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो देखने वाले की नज़र सबसे पहले आपके दांतों पे जा रही होती है, तो उसको खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपको खूबसूरत तो दिखा रहा है और साथ में पॉजिटिव भी दिखा रहा है।
सो मैं ये कहती हूँ कि आप अगर आपकी ऐसा लगता है आपको कि स्माइल अच्छी नहीं है तो यू कैन गो, आप करेक्शन करा सकते हैं अपनी स्माइल की। अच्छा, और कहीं ना कहीं इतनी अवेयरनेस तो अब आ गई है, अगर हम स्पेशली यंगस्टर्स की बात करें और गर्ल्स की मैं बात करूं, कि स्माइल तो आपको अच्छी दिखानी है और उसके लिए जब तक आपके तीत प्यारे नहीं होंगे, दांत खूबसूरत नहीं होंगे, तो आपकी स्माइल अच्छी नहीं लगती उस वक्त तक। लेकिन इसकी सेहत के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इसका ख्याल कितना रखना चाहिए, ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उस तरह की अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं है। तो इस चीज़ को उजागर करना कितना इम्पॉर्टेंट है कि ब्रश करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा ताकि लोगों को पता चले कि दांतों की सेहत कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ब्रश का ये है कि ब्रश तो आपको दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करना ही चाहिए। एक जब आप मॉर्निंग में उठते हैं उस वक्त, और एक जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले। बिकॉज आप जब उठते हैं तो रात भर में आपके मुंह में जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो उस एसिड से प्लाक और कैलकुलस बहुत जल्दी बन रहा होता है। दूसरी बात, जब हम रात को बिल्कुल सारे काम हो चुके हैं, हमने काम भी कर लिया, हमने लंच भी कर लिया, ब्रेकफास्ट डिनर एंड ऑल सब कुछ कर लिया, हम पार्टी में भी चले गए, हमने जो है ना सारी इंजॉयमेंट कर ली, काम कर लिया एंड ऑल एवरीथिंग। अब आप क्योंकि आप यू आर गोइंग टू द बेड, तो आपको चाहिए कि उससे पहले अपने दांतों को जो पूरे दिन में हमने खाया पिया है, सब कुछ इंजॉय किया इन्हीं दांतों से, तो उसको ज़रूर क्लीन कर लें बिफोर गोइंग टू द बेड। बिकॉज अगर आप वो चीज़ें जो आपने खाई हैं पी हैं, अगर वो स्टक ऑन हुई हुई हैं आपके मुंह के अंदर या वो ऑलरेडी हैं, तो पूरी रात जितना डैमेज करेंगे आपके दांतों को, आप उसको बिलीव भी नहीं कर सकते। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो लोग ब्रशिंग नहीं करते उनके दांत आप ये देखें इतने वर्स्ट टीथ होते हैं, इतने वर्स्ट होते हैं, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं होता। और फिर क्या होता है, बहुत यंग एज में उनके दांत गिरने लग जाते हैं और फिर वो नकली दांतों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता इसके अलावा। और अगर उनकी क्लीनिंग हैबिट ही अच्छी नहीं है तो चाहे वो नकली दांत ही क्यों ना लगा लें, मैं उनसे कहती हूँ आप का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। बिकॉज आपने अपने ओरिजिनल टीथ खराब किए हैं आपकी हैबिट्स की वजह से, और अब आपने जब नकली दांत लगाए हैं क्योंकि आपकी हैबिट अच्छी नहीं है, तो आप नकली दांतों की भी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। पहली बात यह। दूसरा ये है कि कुछ लोगों के दांतों में गैप बहुत ज़्यादा होता है, सही है, और वहाँ से जो है अगर खाना फंस गया है या कोई भी चीज़ फंस रही है तो वो ईजिली क्लीन नहीं हो रही है। फॉर दैट फ्लॉस आते हैं, आपने देखे होंगे ये थ्रेड्स होते हैं। अब ये वो थ्रेड नहीं है जो घर में सिलाई का धागा होता है, या आपने देखा होगा लोग जो हैं वो इतने हैं कि वो घर का सिलाई का धागा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। तो बेसिकली फ्लॉस एक स्पेशलाइज किस्म के थ्रेड्स होते हैं, नायलॉन वैक्स कोटेड थ्रेड्स होते हैं। उनकी क्वालिटी ये होती है कि जितने ईजिली वो जाते हैं उतने ईजिली वो बाहर आ जाते हैं, वो आपके दांतों को या आपके गम्स को डैमेज नहीं करते। तो आपको एक फ्लॉस ज़रूर अपने बैग में रखना चाहिए फॉर दोज पीपल जो कि ऑफिस जा रहे हैं या बाहर जिनका है, और वो यूजुअली लंच जो है वो बाहर करते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ और मैं उनको बोलूँगी कि ऑलवेज कैरी अ माउथ वॉश। जैसे हम लोग कोविड के बाद वी कैरी अ हैंड सैनिटाइजर, बैग में होता है ना यूजुअली सबके, बिल्कुल ऐसे ही कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में हैंड सैनिटाइज करना है। अब हाथों को तो हम क्लीन कर ही रहे हैं, सैनिटाइजर लगा लगा के हम बार बार क्लीन कर रहे हैं, लेकिन हम मुंह को क्लीन नहीं कर रहे। तो ऑलवेज कैरी अ माउथ वॉश इन योर बैग। तो अगर आपने कहीं खाना खा लिया है और अब आपने कुछ मीठा भी खा लिया है, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप एक कप लें, उसमें थोड़ा सा माउथ वॉश डालें, पानी डालें और जाके कहीं अच्छी तरह रिंस कर लें, ताकि वो जो खाना अगर मुंह में रह गया है, वो जो नुकसान दे रहा है कंटिन्यूसली, उस नुकसान से आप बच सकें। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिसेस हैं, अगर अपनी लाइफ में आप स्टार्ट कर दें तो आपके दांतों की हेल्थ काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने उन लोगों की बात कर ली जो कि ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं स्पेशली, तो मदर्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनके बच्चों की सेहत, दांतों की सेहत के लिए, कि वो किस तरह से क्या कुछ करें कि बच्चों की, चूँकि जिस तरह से हम उनकी बना देंगे बचपन से ही कि उनके दांत किस तरह सेहतमंद होंगे, तो वो क्या कुछ करें कि उनके दांत सेहतमंद ही रहें। मदर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा ना, अच्छी जनरेशन, अगर अच्छी नेशन अगर आपने बॉन्ड करनी है तो यू शुड हैव अ गुड मदर्स, तो उनका सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है। मैं कहती हूँ पेरेंट्स में फादर का इतना रोल नहीं है, उनका रोल इतना है कि वो अच्छी लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड करें, बट एज कम टू योर हैबिट्स, एज कम टू योर नेचर, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एक मदर, एक माँ का ही होता है। तो उनको चाहिए कि वो फोकस करें उस टाइम से जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
क्योंकि मैं आई वॉज वर्किंग इन गायनी तो एक टाइम पे तो वहाँ हम ना एक रिसर्च करते थे कि दोज मदर्स जिनकी कैल्शियम और वाइटामिन्स में डेफिशिएंसीज होती थी, यानी कि एक्सट्रीम कैल्शियम वाइटामिन डेफिशिएंसी है, जब उनके बच्चे बॉर्न होते थे उनमें भी वो डेफिशिएंसी होती थी। और एक हमारा एक इशू होता है, एक डेंटल इशू होता है, इसको अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोलते हैं, जिसमें बच्चों के दांतों पे आपने देखा होगा ब्राउन कलर के निशान होते हैं, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। सही है। और उन निशानों का ये इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर कैल्शियम नहीं है, कम है, और इसके दांत अभी जो बने हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो इतनी वीक फॉर्मेशन है कि वो थोड़े से भी अगर वो कुछ भी मीठा खाएगा या वो कुछ भी जोर से दांत घिसेगा तो वो दांत वहाँ से ख़राब होना जल्दी स्टार्ट होंगे कंपैरेटिव टू दोज बच्चे जिनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है। अब अगर मदर ने ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ कैल्शियम इतना अच्छा नहीं लिया है, उसका विटामिन D3 लेवल इतना कोई अच्छा नहीं था, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो कनेक्टेड है विद द किड, जो भी उसका बेबी है उससे वो कनेक्टेड है, जब उसका ही कैल्शियम लेवल बेटर नहीं है तो बच्चे का भी कैल्शियम लेवल अच्छा नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ उसके अंदर कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होगी फॉर लाइफ टाइम उसको वो प्रॉब्लम करेगी। या तो उसके फॉरन बॉर्न होने के बाद आप फॉरन डॉक्टर को जब आप दिखाते हो तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि 6 मंथ में एक दफ़ा कैल्शियम टेस्ट जरूर बच्चे का करा लें, ठीक है, बिकॉज उसकी बोन्स भी बन रही हैं, उसके दांत भी बन रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी बन रही है, और कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। तो आप उसका एक टेस्ट जरूर करा लें ताकि आपको पता हो कि इसमें कितनी डेफिशिएंसी है। 6 महीने में बच्चे का पहला दांत आ जाता है, सही। 6 महीने के बाद जो है 6 से 8 महीने के बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपने अगर एक दफ़ा चेक करा लिया उसका कैल्शियम लेवल, तो एटलीस्ट अगर उसका कम है तो आप कुछ भी करके उसका कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर ये चाइल्ड बर्थ के बाद अगर वो फीडिंग टाइम पर आ जाती हैं और फीडिंग टाइम पे भी उनका कैल्शियम उनको डेफिशिएंट है, तब भी वो जो ट्रांसमिट कर रही हैं वो भी कैल्शियम डेफिशिएंट ट्रांसमिट कर रही हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। जब बोलते हैं 2 साल बच्चों के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये चीज़ आ गई। उसके बाद जब बच्चा 6 से 8 महीने या 10 महीने का हो रहा है तो उसके हाथ में एक टूथब्रश देना स्टार्ट कर दें। आपने देखा होगा आजकल तो बड़े अच्छे टूथब्रशेस आ गए, रबर ब्रशेस हैं, आप दे दें बच्चे को, कोई पोएम लगा दें, ठीक है, उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चा हो आप हो, अब ये फादर भी कर सकते हैं, तो जरूरी ये मदर करें, ये फादर भी कर सकते हैं। रात का कोई ऐसा टाइम या शाम का कोई ऐसा टाइम जब फादर भी फ्री हैं और बच्चा भी फ्री है तो उनके साथ कोई एक्टिविटी प्लान कर लें, जैसे कि उसके हाथ में ब्रश दें, ब्रश देंगे कोई पोएम लगा दें, कोई ब्रशिंग। इतनी सारी अब तो सोशल मीडिया आपके इंटरनेट पे इतनी सारी पोएम्स अवेलेबल हैं कि ब्रशिंग कैसे की जाती है, आप वो लगाएं, बच्चे को बिठाएं, खुद भी ब्रश करें और बच्चे को भी ब्रश कराएं। बिल्कुल ऐसे ये बड़ी अच्छी मैंने देखा आदत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आदत बनाना बहुत जरूरी है, और ये डेली बेसिस पे करें। एक टाइम उसको पता होगा ये टाइम है, इस टाइम पे मेरे फादर या मेरी मदर अवेलेबल होंगी और हम इस टाइम पे कोई ऐसी फन एक्टिविटी करेंगे। वो होते होते फन एक्टिविटी 2 से 3 या 4 महीने में जब बच्चा 1.5 साल का पहुंचेगा ना, आप यकीन करें वो खुद ब्रश मांगेगा। बिल्कुल ऐसे माई नीसेज एंड माई नेफ्यूज, मेरे घर में मैंने ये चीज देखी, आई हैव प्रैक्टिस विद देम, कि हमारे घर में कोई भी एक जो है वो बच्चों के साथ ऐसा प्रैक्टिस करता है और उनकी वो हैबिट बन जाती है। और बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से घर में बच्चों के साथ किया जा रहा होता है, सिखाया जा रहा होता है उनको, तो वो बच्चों की हैबिट बन जाती है। और फिर अगर आप भूल जाएंगे तो फिर वो बच्चे नहीं भूलेंगे, वो बच्चे आपको आपको याद ब्रश दिलाएंगे कि दिस इज द टाइम कि मुझे ब्रश करना ब्रश है। का टाइम हो रहा है। बिल्कुल, हमारा डिस्कशन का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहेंगे। बात हम कर रहे हैं दांतों की सेहत के हवाले से और साथ ही मुंह की बीमारियों के हवाले से भी। और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सना। और डॉक्टर सना, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, ओरल कैंसर के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि मुंह की कैंसर में लोग तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं, तो आपको वजूहात क्या लगती हैं इसके? देखिए, ओरल कैंसर की सबसे पहली वजह तो पान छालिया गुटखा का इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे इवन मैंने सुना है कि मतलब बंद कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है इसकी सेल पे, परचेज पे, बट स्टिल लोगों को अवेलेबल है और आई डोंट नो उनको किस तरीके से अवेलेबल है ये, और लोग खा रहे हैं। मेरे पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है पान छालिया गुटखा खाने के, और वो छोड़ना भी नहीं चाहते। वो समझते हैं कि मतलब कैंसर तो जिसको होना होता है उसको हो जाता है। यहाँ पर मेंशन कर दें सिगरेट नोशी भी, सिगरेट नोशी अलग तरीके से वो अलग कैंसर
करा रही होती है, वो लंग्स के अंदर कैंसर करा रही होती है और ये मुंह के अंदर कैंसर करा रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं, इनको बिल्कुल टोटली मैं कहती हूँ बैन कर देना चाहिए, बिकॉज ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आपको नहीं पता ना पेशेंट्स को कि ये कितना डेंजरस या हार्मफुल है, तो आप एक काम करें, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं और जाके अपनी आंखों से देखें जो पेशेंट्स जिनको होता है और वो जिस कर्ब से और किस तकलीफ से वो गुजर रहे होते हैं, और उनके साथ साथ ओवरऑल उनकी पूरी फैमिली जिस प्रॉब्लम के साथ गुजर रही होती है, आपको वहाँ अंदाज़ा होगा ये कितनी खतरनाक बीमारी है। अच्छा, मैं लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ कि जैसे ओरल कैंसर, अब आपको कैसे पता चले कि आप 5 हलिया तो खा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कैंसर हो सकता है ये या मतलब टर्न हो सकता है इनटू कैंसर, तो आप कैसे पता चले? तो यूजुअली आप जो ना नोटिस किया करें कोई गर्दन पे कोई ऐसी स्वेलिंग जो कि 10 से 15 दिन हो चुके हैं और वो स्वेलिंग जा नहीं रही है गर्दन के किसी हिस्से में, इस हिस्से में या नेक के इस हिस्से के अंदर कोई भी ऐसी स्वेलिंग या कोई गिल्टी बन रही है और वो बिल्कुल डिजॉल्व नहीं हो रही है और वो जा नहीं रही है, तो उसको फौरन रिपोर्ट करें डॉक्टर को जाके, फौरन। जरूरी नहीं है कि कैंसर ही होगा, टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, फेरेंजाइटिस भी, दूसरी और बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसको आइडेंटिफाई कराना बहुत ज़रूरी है कि आइदर वो टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस है और आइदर वो कैंसर में टर्न हो रहा है। 10 दिन से ऊपर या 15 दिन से ऊपर कोई भी गिल्टी, कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो कि आप नोटिस कर रहे हैं, रिपोर्ट टू योर डॉक्टर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुंह के अंदर किसी भी किस्म का पैच अगर बन रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन, मोस्ट ऑफ द, मैं कहती हूँ 90% पान छालियाँ खाने वाले पेशेंट्स को या लोगों को वाइट पैच का प्रॉब्लम होता ही है और वो उसको इतनी ईजिली लेके चल रहे होते हैं। थैंक्स गॉड दैट आई एम एसोसिएटेड विद द लैब, तो लैब में मेरे पास फैसिलिटी, इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। यूजुअली क्लिनिक्स पे ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमने पेशेंट को बुलाया और फर्स्ट टाइम वो आया और हमने उसको वो जो वाइट पैच है उसको थोड़ा सा रिमूव, वाइट या रेड कलर का पैच कोई बना हुआ है गाल के हिस्से में, उसको रिमूव किया, फिर हमने लैब कॉल किया, लैब से किसी को बुलाया, उसने उसको बॉटल में डाला और उसको टेस्ट कराया। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद द लेबोरेटरी, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है लैब में, हमारे पास रिपोर्ट होता है, हम उसको फौरन क्लिनिक में लेके आते हैं। क्लिनिक में लाते हमारी एफिशिएंट लैब टीम है वो आती है और हम वहाँ से उसको वो जो स्क्रैप्ड होता है, वो कोई वाइट पैच, कोई रेड पैच, उसको फ़ौरन रिमूव करते हैं, उसको एक सोल्यूशन होता है उसमें डालते हैं और फ़ौरन बायोप्सी के लिए भिजवा देते हैं। अगर हमें खदशा है, इवन अगर वो 5 छाले नहीं भी खाता, हिस्ट्री दे रहा है कि वो 5 छाले नहीं खाता, लेकिन ये वाइट पैच उसको 5 या 6 दिन से ऊपर हो चुका है, तो हम उसको फ़ौरन टेस्ट करा लेते हैं। नॉट एवरी पैच, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि जो भी पैच अगर मुंह में बन रहा है वो कैंसर ही होगा, ऐसा नहीं है, और चीज़ें भी आइडेंटिफाई होती हैं हमें, लेकिन हमें कंफर्मेशन हो जाती है। तो डरना नहीं है, आपको बायोप्सी करानी है, उसके लिए बिल्कुल डरना नहीं है। लोग पता नहीं क्यों डरते हैं इस चीज़ से कि हमने बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर स्प्रेड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी बायोप्सीज करी हैं और जिसमें हमें कोई और इन्फेक्शन, कोई और डिजीज़ मिल जाती है, लेकिन हमें कैंसर नहीं मिलता। और हमें मतलब ये हो रहा होता है कि चलो पेशेंट को हमने एटलीस्ट गाइड कर दिया कि यार ये हो सकता है, लेकिन हमें कैंसर भी मिलता है। और कैंसर उनको मिल रहा होता है की हिस्ट्री होती है पान छालियाँ खाने की, पहली बात, या फिर फैमिली हिस्ट्री है आपकी। ओरल कैंसर से रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री भी बहुत काउंट करती है, जैसे ब्रेस्ट के लिए भी फैमिली हिस्ट्री काउंट करती है, लंग्स के लिए भी। अब ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री में था कि ओरल कैंसर पेरेंट्स को में से किसी को हुआ है, दादा को हुआ है, ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को, तो बच्चा पान छालियाँ नहीं भी खाता होगा तो भी उसको कैंसर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा शख्स जिसकी फैमिली में कैंसर हुआ है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी पान छालिया गुटखा वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तो उन बच्चों में ज़्यादा जल्दी होगा अगर तो वो पान छालिया गुटखा खाते होंगे तो। दूसरी बात ये, कुछ इन्फेक्शंस, माउथ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं इंसान की, उसकी वजह से उनको माउथ इन्फेक्शंस होने का प्रॉब्लम हो रहा होता है और वो उसको बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं। तो कहीं भी रेडनेस आपको फील हो, लिप के कहीं अराउंड आपको रेडनेस फील हो रही है, गाल के अराउंड रेडनेस फील हो रही है और वो इन्फेक्टेड है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बायोप्सी कराएं। बायोप्सी में अक्सर इन्फेक्शंस भी मिल जाते हैं हमें, सही है कि इनके चीक के अंदर कोई इन्फेक्शन था और वो इन्फेक्शन फ्यूचर में कुछ अरसे बाद टर्न हो सकता है, तो वाई नॉट हम उस इन्फेक्शन को ही कवर कर दें ताकि वो टर्न ही ना हो। ठीक है, अब ये हो गया। उसके अलावा कोई भी ऐसा अल्सर, मुंह में कोई ऐसा छाला निकल आया है जो छाला नहीं जा रहा है, 15-20 दिन हो चुके हैं लेकिन छाला नहीं जा रहा, हम कहते हैं 10 डेज से ऊपर कोई भी आपके मुंह में छाला हो, उसको आप फौरन चेक कराएं, लाजमी चेक कराएं, बिकॉज इट टर्न्स इनटू कैंसर। मेरी एक अभी पेशेंट थी रिसेंटली, शी इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, 75 to 80 ईयर्स ओल्ड थी वो, और सेम थिंग, छोटा सा एक छाला हुआ
और उनका हमें कॉल आया, हमने बोला आप आके हमें दिखाएं। उन्होंने कहा नहीं अभी ठीक है ठीक है ठीक है। एंड व्हेन शी कम, मतलब कोई तकरीबन 1 महीने बाद, और फिर हमने बायोप्सी कराई तो उनको कैंसर था उनको, और हिस्ट्री थी वही पान छालिया गुटखा। अच्छा। फैमिली में उनके खाया जाता है तो वो भी खाते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि होने वाली चीज़ है, हो जाएगी। बहुत सारे लोग खाते भी हैं लेकिन उनको लकीली नहीं भी होता। तो ये चीज़ भी हमने देखी है कि कुछ लोगों को हो जाता है और कुछ को नहीं होता, तो इस वजह से लोग इसको सीरियस भी नहीं ले रहे सीरियस नहीं होते लेते इतना। हैं। एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ ना कि कुछ सर्टेन इन्फेक्शंस हैं जो कि इसको प्रोवोक करते हैं, और आप उसके साथ अगर आपकी हैबिट भी खराब है तो जल्दी होने का खदशा है। फैमिली हिस्ट्री भी आपको प्रोवोक करती है। इसी तरह जीन, कुछ पर्टिकुलर जीन्स होती हैं जो कि आपको प्रोवोक करती हैं कि अगर आप ऐसी हैबिट आपकी है तो आपको जल्दी हो सकता है। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर का भी है, सर्टेन जीन आपको कर रहे होते हैं, सर्टेन इन्फेक्शन आपको कर रहे होते हैं, फैमिली हिस्ट्री आपको कर रही है। हर किसी को थोड़ी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो इसी तरीके से ओरल कैंसर का भी ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि ओरल कैंसर इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, और लोगों को इतना आइडिया ही नहीं हो रहा। वो बोलते हैं कि हाँ मौत तो आनी है, जैसे लिखी है वैसे आनी है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मौत आप तकलीफ के साथ आए आपको। बिल्कुल, लोगों को अब तक ये नहीं पता चला कि सेहत हज़ार नेमत है, और अगर आप सेहतयाब होते हुए इस नेमत को अगर आप जांच लेंगे और इसका शुक्र अदा कर लेंगे तो ये भी कितनी बड़ी नेमत है। और साथ अच्छा ये भी बताइएगा, ओरल कैंसर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं या फिर वो जब कैंसर बिगड़ जाता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाता है, तो फिर वो पेशेंट्स आपके पास आते हैं? अच्छा, लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे हैं, अब मैं ये बोलूंगी कुछ अवेयरनेस ऐसी है कि अगर उनको मुंह खुलने का प्रॉब्लम हो रहा है, मुंह नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि बेसिकली वाइट पैच जब बनते हैं ना मुंह के अंदर तो मुंह खुलने का प्रॉब्लम हो जाता है, उनसे बात नहीं की जाती है, जबान पे छाले हो रहे होते हैं, मुंह नहीं खुलता, तो वो इरिटेशन, एक इरिटेटेड फेस के अंदर होते हैं, तो वो रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, वो रिपोर्ट करते हैं। बट कभी कभी मैंने देखा है कुछ पेशेंट जब एग्रेसिवली वो फैलना स्टार्ट हो जाता है ना, उनको तब ख्याल आ रहा होता है कि यार मेरे मुंह में कुछ हो गया है, और वो उस टाइम में आते हैं, उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी, सबसे पहले एक्सीजन कर देंगे हम, सही है, बायोप्सी करके एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम उसको सेंड कर देते हैं कीमोथेरेपी। हमारी ईसा लैब में, ईसा डेंटल सर्विसेज में पूरी टीम है जिसमें बहुत सारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं। तो इफ आई एम नॉट एक्सपर्ट फॉर दिस तो आई विल रेफर बिल्कुल किसी ऐसे डॉक्टर को, या हम खुद ही कॉल कर लेते हैं ना क्लिनिक अपने डॉक्टर को, और वो क्या करते हैं, एक्सीजन करेंगे, फिर हम उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसके बाद उसकी कीमो रेडियो करते हैं। इट्स एन वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर और इतना पेनफुल है, कोई आसान बात नहीं है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराना, बहुत पेनफुल है और इट्स एन एक्सपेंसिव। और दूसरी बात ये है कि जो है आपकी जो फैमिली उस वक्त सफ़र कर रही होती है उस टाइम फेस में, उसके बाद भी मैं कहती हूँ बचने के चांसेस नहीं होते हैं, ऐसे ही है। बचने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते। मेरी कितनी सारी ऐसे मैं बताऊंगी पेशेंट्स हैं जिनको ये हुआ, उनकी हमने ट्रीटमेंट भी करा ली, सब कुछ करा ली, लेकिन वो हार्डली 2 से 3 साल, जस्ट 2 to 3 years। अच्छा, तो इसका इलाज मुमकिन है? इलाज मुमकिन है मुंह के अगर हम कैंसर। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स आर रिकवर्ड। वो ऐसा हुआ कि उनको इनिशियली पता चला कि हाँ ये छाला मुंह में हो गया है, और जो है वो मैं पान खाता था और ये सब खाता था, और उनको इतनी नॉलेज है, तो वो जब आते हैं हमारे पास तो हम सबसे पहले उनका पान छालिया वगैरह सब बंद करा देते हैं। अब सब वो हमारा अकेले का काम नहीं होता। ऐसा आई ही है। रेफर देम टू साइकेट्रिस्ट। कुछ साइकेट्रिस्ट होते हैं जो कि इसको प्रॉपरली काउंसलिंग करते हैं। पहले हम काउंसिल करते हैं, उसके बाद साइकेट्रिक काउंसलिंग होती है उनकी कोई 6 महीने की, बिल्कुल। एंड देन उसको बहुत ग्रेजुअली, मैं ये नहीं कहूंगी आपको आज ही पान खाना छोड़ दें, आज ही और छालिया खाना पेशेंट को छोड़ दें। खुद भी कोऑपरेट करना पड़ता है ये सारी चीजें उनको ये छोड़ने के पता होना लिए, चाहिए एहतियात कि ये करने मेरे के लिए लिए। कहा जा रहा है, मेरी ऐसे लाइफ ही के लिए कहा जा रहा है। तो क्या होता है, ग्रेजुअली हम उसकी क्वांटिटी को, गुटके या पान या छाल या टोबैको की क्वांटिटी को कम करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम एकदम छुड़ाते हैं ना पेशेंट को, तो पेशेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। वो 4 दिन छोड़ देता है, 5 दिन छोड़ देता है, लेकिन छठे दिन जो है जब वो घर से बाहर निकलेगा और उसे कहीं भी कहीं अवेलेबल बिल्कुल, मिलेगा, कहीं वो ना फौरन ले लेगा। तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आते हैं, उसको काउंसिल करते हैं, उसकी लाइफ के बारे में उसको इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी जिंदगी जो है वो एसोसिएटेड है विद बहुत सारे रिलेशंस, तो अपनी लाइफ को खुद भी सीरियसली लो, बिकॉज आपके साथ कुछ और लोग भी लाइफ में Associate हैं, एसोसिएट हैं, उनको भी आपको आप डिस्ट्रॉय होगे तो वो भी डिस्ट्रॉय होंगे आपके बिल्कुल। साथ। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो है ना, फिर हम उनकी कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, विटामिन ऐड करते हैं, मल्टी विटामिन्स। उसको जो उनका अल्सर होता है या कोई भी पैच होता है उसको बार बार हम देख रहे होते हैं वो कितना
कम हो रहा है। फिर कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, मैं इतनी डिटेल में बताऊंगी तो बिल्कुल, आप लोगों को शायद समझ ना आए। वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और वो ग्रेजुअली कोई 3 या 4 महीने के फॉलोअप पे मैंने देखा है कि वो रिजॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं है रिजॉल्व नहीं होता, बिल्कुल, कहीं पर भी resolve अगर होता है। आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है कि अगर कोई भी सिम्टम जिस तरह से बताया डॉक्टर ने, अगर वो आपको फील हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है, तो आपको फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। और वैसे भी यही कहा जाता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से फ़िलवक्त इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।